नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 24 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला द हिंदू का आर्टिकल है मार्क्स इन्फ्लेशन से संबंधित। बोर्ड के एग्जाम इन्फ्लेट किए जा रहे हैं ताकि रिजल्ट अच्छा दिखाया जा सके, लेकिन पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करेंगे। एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसकी बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये। फिर उसके बाद 2047 रोड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित अच्छा आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन विजिट। इसके बजाय एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो 2-3 दिन पहले कांग्रेस की फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने ना खादी से संबंधित एक आर्टिकल लिखा था। उसके जवाब में ना एक आर्टिकल आज लिखा गया है, तो रिप्लाई है काइंड ऑफ, सोनिया गांधी के आर्टिकल का रिप्लाई है खादी से संबंधित। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम निकाल देंगे, फिर दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। समझ गए? खादी से पक्ष विपक्ष दोनों कवर हो जाएगा। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। कोट देखो इनका ये है, डेली ना सबको एक बार अपने आप से जरूर बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करोगे तो आप वर्ल्ड में ना एक जबरदस्त इंसान के साथ में मीटिंग मिस कर दोगे। इसका मतलब है कि रोज देखो थोड़ा समय निकालो खुद के साथ बात करो। मतलब हमारे मन में आता है यार खुद के साथ बात करेंगे तो कोई बोलेगा पागल वागल है क्या, खुद से ही बोल रहे हैं। लेकिन देखो जैसे आप मिरर में, शीशे में अपना चेहरा देखते हो ना, वैसे ही अपने मन को भी देखना जरूरी है। मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपका मन क्या सोच रहा है, समझ गए? अब सोचो, देखो अगर आप खुद से बात नहीं करोगे तो क्या होगा। कोट कहता है यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आप खुद हो। लेकिन अगर आप खुद को ही नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने जबरदस्त हो, कितने अमेजिंग हो। यह बात देखो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से ना आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बेटर ढंग से समझ सकते हो। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आप रोज अपने आप से पूछेंगे कि आज मैंने क्या सीखा, तो आपका लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन ये करना कैसे है? सिंपल है। सिर्फ ना डेली 10 मिनट्स निकालो और अपने आप से पूछो आज मैं क्या बेहतर कर सकता था, या फिर कल मैं क्या नया ट्राई करूंगा। ये छोटी सी जो आदत है ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आज के सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले मैंने आपको बताया था ना 22 अगस्त को एक सेशन हुआ था ऑफलाइन में, मॉर्निंग में। तो उस सेशन की जो वीडियो है वो डाल दी है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं देखो इस सेशन में, मतलब आप फील कर सकोगे अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो। और जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए तो एक ये अवेयरनेस है कि आप फ्यूचर में ऐसे इश्यूज ना फेस करो, पहले से चेतावनी है। मतलब प्रिवेंशन का काम करेगी बिगिनर्स के लिए। तो आपके पास में समय हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स के इन्फ्लेशन से संबंधित है। देखो ये एक ऐसा इशू है जिस पे चर्चा तो बहुत होती है, हम भी काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि पहले के ज़माने में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स आया करते थे, लेकिन आजकल भर भर के मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। लेकिन ना इस पे कोई अच्छा आर्टिकल नहीं आया, तो आज ये अच्छा आर्टिकल आया। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्क्स इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? देखो सीधी सी बात है, जब स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा, समझ गए? जैसे कि देखो कोई स्टूडेंट है, उसने 60% के लायक पेपर दिया लेकिन उसे मिले 80%, तो ये हुआ मार्क्स में इन्फ्लेशन, मार्क्स में बढ़ोतरी। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है? मतलब कैसे पता लगेगा कि महेश जो 60% के लायक है उसको उसकी औकात से ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, 80%, 85%? कैसे पता लगता है? आप ना ये डेटा देखिए, हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड्स हैं, जैसे हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, पंजाब एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड हैं, और कुछ इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं। ऐसे ऐसे टोटल देखो 42 बोर्ड्स का आप 10वीं का 5% देखोगे ना,
85%, और 12वीं का 2023 में पास परसेंटेज देखोगे ना 82%। आप बताइए आपके समय में क्या बोर्ड एग्जाम्स में इतना पास परसेंटेज था? शायद देखो नहीं होगा। मेरे टाइम में तो देखो बिल्कुल भी नहीं था इतना पास परसेंटेज, और मेरे से जो पुरानी वाली जनरेशन के हैं उनके समय में तो और भी मुश्किल थे बोर्ड एग्जाम्स। एक और डेटा देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने देखो क्लास 10th में 60% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या थी 61%। और ऐसे स्टूडेंट्स 12वीं में जिन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 56%। तो ये आंकड़ा है जिससे पता लगता है कि मार्क्स में इन्फ्लेशन हो रहा है। यहां पे एक और आर्ग्यूमेंट भी देते हैं राइटर मार्क्स कंप्रेशन का। मार्क्स कंप्रेशन देखो मार्क्स इन्फ्लेशन का ना जुड़वा बहन है। कैसे? राइटर देखो ये बोलते हैं कि ये जो हमने अभी देखा ना 61% ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 10th में जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कुछ बच्चों के 61%, कुछ के 62, कुछ के 63, कुछ के 64, कुछ के 65। नहीं, ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं ना वो हायर लेवल पे हैं, क्लस्टर करते हैं हायर लेवल पे। जैसे कि ज़्यादातर बच्चों के आपको मिलेंगे 92, 93, 91, ऐसे हायर लेवल पे जाके क्लस्टर में मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों के, और बीच वाली रेंज में बहुत कम बच्चों के मार्क्स मिलेंगे। 74, 75 इस रेंज में बहुत कम बच्चों के मार्क्स मिलेंगे। बेसिक्स समझने के बाद अब देखो सीरियस पॉइंट पे आते हैं। ये जो मार्क्स इन्फ्लेशन है, मार्क्स कंप्रेशन है, सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका देखो रियल लाइफ इंपैक्ट होता है। कैसे? सोचो अगर देखो किसी को ना हाई मार्क्स मिल रहे हैं तो कॉलेजेस और जॉब्स के लिए कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। और इसी की वजह से तो स्कूल के मार्क्स की कोई कदर नहीं करता, इसी वजह से तो एंट्रेंस एग्जाम का चलन स्टार्ट हो गया हमारे देश में। कई सारे देशों में एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि बच्चे स्कूल में जो मार्क्स प्राप्त करते हैं ना उसी के आधार पे जॉब दे दी जाती है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्कूल के मार्क्स पे कोई विश्वास ही नहीं करता। इतने सारे स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स हैं, किसको चूज करें किसको ना करें। तो यहीं पे आवश्यकता आती है फिर एंट्रेंस एग्जाम की। तो एंट्रेंस एग्जाम हर चीज में, एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, इसका चलन हमारे देश में है, ज्यादा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हर बोर्ड का ना, हर स्कूल एजुकेशन बोर्ड का अपना अलग स्टाइल है। कुछ बोर्ड्स ज़्यादा उदार होते हैं, मतलब ज़्यादा लिबरल मार्क्स देते हैं, और कुछ कम। जैसे 2023 में ना, 2023 में मैं आपको बताऊं कुछ राज्य जैसे असम है और छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहाँ पे देखो वो स्टूडेंट्स जिनके ना 60% से ज़्यादा आए, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम थी एज कंपेरिजन टू नेशनल एवरेज। तो क्या आप ये बोलोगे बिहार, असम, छत्तीसगढ़ यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, इसी वजह से उनके 60% से कम मार्क्स आ रहे हैं? इसका आंसर है नो। बात यह है कि इन स्कूल एजुकेशन बोर्ड में ना ज़्यादा टाइट मार्किंग होती है, इस वजह से कम मार्क्स है। ये देखो ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यूपीएससी में कुछ ऑप्शनल में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं और कुछ ऑप्शनल में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। बात मार्किंग की है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि कुछ स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो हैं वो स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों इन्फ्लेट करते हैं? देखो एक रीजन तो साफ साफ जो आपको लगा है वो मुझे भी समझ में आता है, दिखाने के लिए। पॉलिटिक्स चलती है ना, जैसे दिल्ली में पॉलिटिक्स चलती है कि देखो हमारे समय में एजुकेशन कितनी अच्छी हो गई है, बच्चों का पास परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया है, मतलब हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए फिर बच्चों को पास कर दिया जाता है ज़्यादा मार्क्स देके, ताकि दिखाया जा सके हमारे कार्यकाल में एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हुई है, इसी वजह से बच्चों का पास परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। लेकिन देखो हम आंसर राइटिंग में, पॉलिटिक्स में तो जा नहीं सकते। कुछ जेन्युइन इश्यूज की हम बात करते हैं। सबसे पहला जेन्युइन इशू है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की जरूरत है। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यूपीएससी में भी ना किसी ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, वो बात अलग है। यूपीएससी बाद में नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, मार्क्स को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार उतना अच्छे से हो नहीं पाता। तभी तो पूछते हैं ना यूपीएससी में स्टूडेंट्स कई बार, सर आजकल कौन से ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा देखो दूसरा जो इशू है ना वो है ट्रांसपेरेंसी का।
देखो कुछ हद तक सिक्रेसी सही होती है, क्योंकि पता नहीं लगना चाहिए किसकी आंसर कॉपी है, कौन चेक कर रहा है। ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये सीक्रेट रहनी भी चाहिए और ज़रूरी भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे किस प्रकार से इवैल्यूएशन होता है। जैसे अपना यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लो। वैसे मुद्दा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स का है, लेकिन मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल देके आपको आसानी से समझा पाता हूँ, आप आसानी से रिलेट कर पाते हो। जैसे ना यूपीएससी बताती नहीं है, मतलब कभी भी यूपीएससी ने ये नहीं बताती, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो कीवर्ड्स होते हैं एग्जामिन, कमेंट, इनका क्या मतलब है, क्या यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है आंसर्स में। यूपीएससी ने आज तक कभी मॉडल आंसर्स नहीं शेयर किए, कभी भी नहीं किए। अगर यूपीएससी प्री में, कई बार ना प्री में भी डाउट होता है दो ऑप्शंस को लेके, ए सी में से, यूपीएससी ये नहीं बताती कि हमने सी का चुनाव क्यों किया। अगर यूपीएससी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आए ना, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आए, तो बल्कि फायदा हो स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी देखो आंसर राइटिंग का इतना ज़्यादा डर पैदा कर दिया जाता है, फिर बच्चे डर के फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, फिर अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं उस डर की वजह से। लेकिन यूपीएससी चाहे तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाके वो डर खत्म कर सकती है। पॉइंट समझ गए ना? क्योंकि देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के, सोसाइटी के स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से ना बोर्ड एग्जाम्स को ना सोसाइटी के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी भी, कोई भी स्टेट का या फिर कोई भी जो एजुकेशन बोर्ड है ना, बोर्ड का एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो ओपेक ढंग से काम नहीं करना चाहिए। और सीक्रेसी के नाम पे ऐसा नहीं कि आप गलत गुलत कुछ कर लो। जैसे कई बार ऐसी भी खबरें आती है ना कि पैसे लेके कॉपी चेक कर दी, पास कर दिया, ऐसी धांधलेबाजी भी काफ़ी होती है। फिर देखो राइटर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। मतलब अब देखो आजकल एआई आ गया है, तो इवैल्यूएशन में ना पार्शियल ऑटोमेशन जरूरी है। जैसे आंसर्स चेक करने के लिए PWOnlyIS ने एक एआई वाला टूल लॉन्च किया था, जिसमें आंसर्स को असेस किया जा सकता है। वो वेबसाइट पे ओपन है, मतलब एप्लीकेशन में ओपन है, आप जाके देख सकते हो। एआई तो देखो ऐसे काम करती है, जितना ज़्यादा सीखेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेगी। शुरू शुरू में उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं होती एआई, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा डेटा उसके सामने आता जाता है, ज़्यादा करेक्शन असेसमेंट में होता जाता है, तो वो और ज़्यादा सीखती जाती है। तो इसी वजह से इवैल्यूएशन में पार्शियल ऑटोमेशन जरूरी है। मतलब ऐसा कर दो, एक लेवल एआई चेक कर दे, उसके बाद फिर रिव्यूअर हो, ताकि ह्यूमन टच भी रहे और एआई का भी यूज हो जाए। ऐसा कुछ किया जा सकता है। इसके बाद राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, जब हम देखो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात बोलते हैं ना, तो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट में ना सिर्फ हम इवैल्यूएशन देखेंगे आंसर कॉपी का, बल्कि किस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में। अब कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जो देखो 10th के एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते हैं, और कुछ बोर्ड्स ऐसे होंगे जो 10th के एग्जाम्स में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस दे देते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग से लेके इवैल्यूएशन सब कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की ना, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन सेटिंग, स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजी का यूज, ट्रांसपेरेंसी, अगर ये सब होगा ना, तो फिर देखो हमारे देश में एग्जामिनेशन सिस्टम ज़्यादा क्रेडिबल होगा। बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं उन पे विश्वास किया जा सकेगा, उसके बेस पे उन्हें काम दिया जा सकेगा। और इसका मतलब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट है। तो ये करना चाहिए हमारे देश में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एग्रीकल्चर से संबंधित है, द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो टाइटल है द रोड टू 2047, 2047 मतलब उस समय, उस साल में हमारे देश को आज़ादी मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2047 जो है, ये देखो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लक्ष्य है हमारे देश के लिए कि तब तक हमें ना डेवलप कंट्री बनना है। हमारे डेवलप कंट्री बनने का लक्ष्य है 2047। और अगर देखो इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, इतना आसान नहीं है। अगर अभी से कंपेयर करें तो पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम को 6 गुना इंक्रीज करना है, 6 टाइम्स करंट लेवल से। तो इस चीज में देखो
एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा हम डेवलप कंट्री नहीं बन सकते। तो इसके लिए कुछ सजेशंस राइटर इस आर्टिकल में देते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में देखो, ऐसे तरीके जो ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है? हर खेत की ना स्पेसिफिक जरूरत के हिसाब से खेती की जाती है। मतलब समझ गए, किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी है जमीन में तो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। किसी खेत की भूमि ऐसी है कि वहां पे नमक ज्यादा है तो उसी हिसाब से प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी। तो मतलब जैसा खेत वैसी प्रैक्टिसेस, यह है प्रिसीजन फार्मिंग। पानी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, सब कुछ देखो, पौधे कैसे चाहिए। उसके बाद हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो ज्यादा पैदावार दे सकें और बीमारियों से लड़ें, ऐसी जीएम क्रॉप्स की हमें आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा है एडवांस्ड इरिगेशन। एडवांस्ड इरिगेशन के एग्जांपल्स हैं जैसे देखो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम है जिनसे पानी की बचत होती है और एफिशिएंटली पानी जाता है पौधों को। आप रियल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अब इस योजना ने ना अभी तक 78 लाख हेक्टेयर को कवर कर लिया है और माइक्रो इरिगेशन की सहायता से वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट किया है। वाटर यूज एफिशिएंसी वही मतलब कम पानी से ज्यादा अच्छे से सिंचाई करना। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने ना 2021 से 2026 के बीच में 93,068 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं आर्टिकल में, वो है क्लाइमेट चेंज से मुकाबला। क्लाइमेट चेंज देखो आज के समय में रियल थ्रेट है और इसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। अब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ना सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया 2016 में। अब तक ऑलमोस्ट 50 करोड़, एग्जैक्टली बात करें तो 49 करोड़ 50 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। और 1.45 लाख करोड़ के जो क्लेम्स हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। तो सोच के देखो इस योजना ने किसानों को कितना फायदा पहुंचाया है। ये दूसरा इशू था क्लाइमेट चेंज से मुकाबला। अब तीसरे इशू की बात करते हैं, मार्केट एक्सेस इंप्रूवमेंट। देखो किसान भाई अपनी फसल उगाते हैं, बट अगर उस फसल का दाम ना मिले तो क्या फायदा। तो इसी के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नैम लॉन्च किया था 2016 में। सितंबर 2023 आते आते 1361 मंडीज आपस में जुड़ चुकी हैं और देखो 2.88 लाख करोड़ का ना ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। समझे? अब आते हैं देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर। एग्रीकल्चर में ना हमारे देश की ना 46% वर्कफोर्स लगी हुई है, पर जीडीपी में ना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अगर देखो ये ट्रेंड चलता रहा तो 2047 तक एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर सिर्फ 7-8% रह जाएगा और वर्कफोर्स 30% से ज्यादा होगी। तो ये कोई हेल्दी सिचुएशन नहीं है। अगर देखो ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें, तो 1991-92 से लेके अभी तक ना 91-92 से लेके अभी तक हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट रही है वो देखो 6.1% एनुअली रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही है 1991-92 से लेके अभी तक? सिर्फ 3.3%। लेकिन हाँ, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 5.9% और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है 3.6%। और 2023-24 की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 7.6% और एग्रीकल्चर सिर्फ 0.7%। तो ये डेटा कुछ आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया। इस आर्टिकल में सारा कुछ डेटा दिया हुआ है, ये देखो। अगर देखो फ्यूचर की बात करें तो ना यूएन के प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि 2023 आते आते हमारी जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ हो जाएगी और 2040 आते आते हमारे देश की पॉपुलेशन 159 करोड़ हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है, आबादी जब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
तो उस समय सबकी फूड संबंधी जरूरतों को पूरा करना, उसके लिए देखो अभी से हमें स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। और ये चैलेंज है हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगर देखो फूड की डिमांड की हम बात करें ना, फूड डिमांड में कैसे ग्रोथ बढ़ रही है हमारे देश में ना, फूड डिमांड में ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल 2.85%। मतलब जैसे इस साल 100 किलोग्राम खाने की खपत है हमारे देश में, इतना खाना चाहिए, तो अगले साल 102.85, ऐसे 2.85% खाना ज़्यादा चाहिए हर साल। और मीट डिमांड में तो ग्रोथ रेट देखो 5.42% है, और राइस डिमांड में ग्रोथ रेट 0.34% है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग नॉन वेज की तरफ जा रहे हैं, ये एक रीज़न है। अब देखो ना, सरकार ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम है, हर साल 6,000 रुपये सीधा किसानों के अकाउंट में जाता है। अभी तक 11 करोड़ 80 लाख किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। सोइल हेल्थ कार्ड है दूसरा। सोइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है, 23 करोड़ कार्ड्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इससे सोइल हेल्थ कार्ड से ना किसानों को पता लगता है कि उनकी मिट्टी में क्या कमी है और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि ज़्यादा पैदावार हो। 2023 में ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया, ताकि मिलेट्स जो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं, तो उन मिलेट्स को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो राइटर देखो ये बोलते हैं, सरकार ने ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ना काफ़ी पैसे एलोकेट किए हैं। 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और इस फंड में ना 38,326 प्रोजेक्ट्स सैंक्शंस हो चुके हैं और 5,80,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। तो नाम याद रखोगे वही बहुत है, इतना डिटेल में कितने लोगों को फायदा हुआ वो सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की, स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम देखो रूरल एरियाज में ना ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी ओनरशिप इंश्योर करती है, और सितंबर 2023 तक 1 करोड़ 60 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं। ये हमने लैंड रिफॉर्म में भी डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड बनने से ना फिर आपस में डिस्प्यूट नहीं होते कि ये मेरी जमीन है तुम्हारी जमीन है, कार्ड में पता होता है साफ साफ किसकी जमीन है। अब बात करें देखो 2047 की प्लानिंग की। गवर्नमेंट का टारगेट ये है 2047-48 आते आते हमारे देश में फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है 402 मिलियन टन से 437 मिलियन टन होगी, और प्रोडक्शन इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी प्रोडक्शन 437 मिलियन टन से 10 से लेकर 15% तक ज़्यादा होगी। ये सरकार ने अनुमान लगाया है। बट देखो ये तो सरकार का अनुमान है कि सरकार सोचती है कि ऐसा ही थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ेगी, थोड़ा प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा तो काम हमारा चल जाएगा। बट ये सब करने के लिए ना आपको एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए। 2024-25 के बजट में ना एलोकेशन हुआ है टारगेटेड एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 20 लाख करोड़ का। मतलब इतने जो पैसे हैं वो क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे किसानों को। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं सरकार की जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव है, और सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो खादी से संबंधित है। खादी से संबंधित ना 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। कांग्रेस की फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने वो आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि सरकार खादी के मामले में कुछ नहीं कर रही है, और खादी को प्रोक्योर करना सरकार ने बंद कर दिया है। खादी से बने पहले तिरंगे बिकते थे, अब पॉलिस्टर से बने तिरंगे बिकते हैं, इसलिए उनकी जो खादी वर्कर्स हैं उनकी इनकम कम हो गई है। वो सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। हमने ये 2-3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था। लेकिन आज ये जो आर्टिकल है ये एक प्रकार से रिप्लाई है, जवाब है मनोज कुमार का, जो चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जवाब देते हैं, ये बोलते हैं कि देखो 10 साल में पहली बार सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए, और पॉइंट्स तो काफ़ी दिए लेकिन आंकड़े बिल्कुल भी नहीं दिए। उन्होंने बोला कि खादी का एक इतिहास है, इस बात से हर कोई सहमत है। खादी रूरल इकोनॉमी का प्रतीक है, मतलब रूरल इकोनॉमी को आगे लेके जाता है खादी सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है। खादी हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। एक सिंबल बन गया था खादी उस समय कि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर।
स्वदेशी आंदोलन में खादी का काफी यूज हुआ। तो हर एक नेशनलिस्ट इंडियन की आइडेंटिटी बन गई थी खादी उस समय। लेकिन आजादी के बाद खादी को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मतलब आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उस समय खादी को उतना नहीं प्रमोट किया गया जितना पिछले 10 सालों में किया गया। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने खादी से बने कपड़े पहने हैं, खादी से बने गिफ्ट दिए हैं दूसरे देशों के प्रीमियर्स को। G20 में खादी को प्रमोट किया गया, डायस्पोरा में खादी को प्रमोट किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। वो ये सारे पॉइंट्स बोलते हैं। फिर वो देखो कुछ नंबर्स शो करते हैं। नंबर्स जैसे कि शादी निकल रहे हैं, खादी की जो सेल है वो बढ़ी है, खादी वर्कर्स के जो वेजेस हैं वो बढ़े हैं, खादी की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, खादी की जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो बढ़ी है। ये सब चीज़ें ना वो नंबर्स की सहायता से शो करने की कोशिश करते हैं। नंबर्स देखो इतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि देखो हर घर तिरंगा जो अभियान चला है इससे बल्कि खादी की सेल बढ़ी है। और ये चीज़ फिर वो नंबर से शो करने की कोशिश करते हैं कि पहले खादी से बने तिरंगे इतने बिकते थे, अब इतने बिक रहे हैं। तो ये सब हर घर तिरंगा अभियान से मुमकिन हो पाया है। तो कुल मिला के देखो ये एक जवाब है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था खादी के ऊपर और उसका जवाब ये आर्टिकल है। इसलिए आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं जल्दी से मैंने आपको बता दिए। इतना यूपीएससी के हिसाब से मतलब पॉइंट्स तो देखो वही हैं। खादी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, और खादी विरासत का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो था हमारा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें खादी की क्या भूमिका रही। तो कुल मिला के ये जो डायमेंशंस है ये आप कवर कर सकते हो। और पॉलिटिक्स तो आपको यूज़ करनी नहीं है आंसर्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आंसर आपको देना है। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसका आंसर आपको देना है 150 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।